तो मैनेजमेंट आर्ट है, पूरी तरह से है। 3 पॉइंट जो उसमें थे प्रूव हो गए थे। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। याद रखिएगा हमने क्या पढ़ा था। आर्ट किसे कहते हैं, 3 पॉइंट्स थे वहां पे। और मैनेजमेंट में वो तीनों चीजें अप्लाई होती हैं कि नहीं। तो आर्ट किसे कहते हैं वो आपको बता दिया। और मैनेजमेंट में भी वो चीजें अप्लाई होती हैं, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो अगर आप बोलें कि सर इज अ ह्यूमन बीइंग और नॉट, है थोड़े से सनकी टाइप के हैं, पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी और वो पोटास भरी हुई है अंदर कि थकते ही नहीं है। व्हाट इट क्लियर। तो भाई इंसान होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए, हड्डी का शरीर, थोड़े से इमोशन होने चाहिए, थोड़ी सोशल वैल्यूज होनी चाहिए, थोड़ी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, और वो सब मेरे अंदर है, तो आई एम अ ह्यूमन बीइंग। समझ में आया कि नहीं आया, खोपड़े में बात गई। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। बट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था, मैनेजमेंट is a science, but it doesn't deal with the physical resources much more, rather it deals mostly, या 99.9999 क्या 100 बोल सकते हो आप, with human resources children। तो हम human resources से ज्यादा डील करते हैं, हम सोशल वैल्यू से ज्यादा डील करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल मैनेजमेंट एज नॉट साइंस, रादर सोशल साइंस। और जिस साइंस को हम साइंस बोलते हैं बच्चों, वो एक्चुअली साइंस होती नहीं है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। 2+2 4 होता है, सबको पता है, सब मान भी गए हैं। वो नर्सरी के दरिद्र बच्चे क्या कहते हैं, कैसे होता है मैडम ये बताइए। टीचर ना बाल नोच लेगी, हे भगवान। तो टीचर क्या करती है, टीचर वहां पे फिर अपने पर्स से एक बिंदी का पैकेट निकालती हैं, और 2 बिंदी अपने माथे पे लगाती हैं, 2 बच्चे के माथे पे लगाती हैं, और कहती है काउंट ऑल बिंदीज। 4 हो गया, बच्चा समझ गया। इज दैट क्लियर। तो टीचर ने एब्स्ट्रैक्ट साइंस को समझाने के लिए सोशल साइंस का सहारा लिया था, माथे पे बिंदी चिपकाई गई। समझ में आ गया। तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस होते हैं फिक्स्ड रूल्स, फिक्स्ड पॉलिसीज, जो आफ्टर ड्यू एक्सपेरिमेंटेशन दुनिया में बनाए जाते हैं। तो अगर ये यंत्र है जिसको हम मोबाइल फोन बोलते हैं बच्चों, इस मोबाइल फोन में सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। कुछ मोबाइल डिवाइसेस चाइना से ऐसे बन के आते थे, इतने सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल सिग्नल्स उसमें आते थे, रेडिएशन इतना भयंकर था कि लोगों का जो डीएनए होता है ना, वो रीप्रोग्राम हो जाता था, और उसी से कैंसर होता है। आप वो वॉच पहनते हैं चिल्ड्रन, स्मार्ट वॉच नहीं पहनते ना, बहुत अच्छा करते हैं। अगर पहन भी लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांडेड बढ़िया कंपनी की अगर स्मार्ट वॉच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर वो घटिया चाइना छाप 500-600 वाली खरीद ली आपने, फायर बोल्ट भी चलिए ठीक रहती होगी, घटिया छाप खरीद ली बच्चों, और हर दिन हर 10 मिनट पे वो पेट में खुजली, हार्ट रेट नाप ले, हार्ट रेट नाप ले, मर तो नहीं जाएंगे हम। तो होता क्या है, वो रेडिएशन आपकी बॉडी में जाता है, और वो आपके डीएनए को रीप्रोग्राम करता है, उससे आपके डीएनए का अनयूजुअल ब्रेकडाउन होता है, जिससे कैंसर भी हो सकता है। किसी जमाने में ऐसे चाइनीज मोबाइल पूरे दुनिया में आते थे, एक चौराहे पे अगर रिंग टोन बजे दूसरे चौराहे तक सुनाई पड़ता था, और इससे लोगों को कैंसर भी होने लग गया, भयंकर रेडिएशन। अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन हो और आप एयरटेल या जियो वालों को बोले, वो पीछे के रूम तक कनेक्शन नहीं आता, थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ाई तो आप निपट जाएंगे। वो कहेगा घर में थोड़ी थोड़ी दूरी पे बूस्टर्स लगा लीजिए। तो हमारा जो वेवलेंथ है वो 10 मीटर तक का सिग्नल बस देगा, उसके आगे नहीं देगा, और वो तब देगा जब हम उसकी वेवलेंथ बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और वो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी को नुकसान करेगी। बातें समझ में आई चिल्ड्रन। तो उन मोबाइल्स को बैन किया गया, और मोबाइल्स में एक वैल्यू होती थी, शायद आपको पता होगा, इसे SAR बोलते हैं, जो लेस देन और इक्वल टू 1.6 होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो ये मोबाइल यूज करने के लायक नहीं है। मोबाइल के पीछे व्हाइट कलर का स्टिकर होता है ना, उसमें वैल्यू छपी रहती है बेसिकली। खैर, तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जो बना दिया पूरी दुनिया में वो फॉलो होने लग गया। समझ में आ गया। बट हम मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, तो इट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, रादर इट इज अ सोशल साइंस बेसिकली। तो आंसर पहले ही दे दिया है, लेट्स स्टार्ट प्रूविंग इट चिल्ड्रन। सो साइंस किसको बोलते हैं, अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रुथ्स और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। सर ये जनरल ट्रुथ क्या होता है, भाई एक सिंपल सा जनरल ट्रुथ लिख रहा हूं मैं, वाटर boils and turns into vapors at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है, ये भगवान जी ने तो बताया नहीं था।
ना ये सो कॉल्ड भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। तो सर लोगों को पता कैसे लगा? कुछ लोग खाली बैठे रहे होंगे, कोई काम रहा नहीं होगा उनके पास, ऐसे ही मजे मजे में आओ चलो एक कटोरी में पानी डालते हैं और आग के ऊपर रखते हैं। बट ये बातें ऐसे नहीं स्टार्ट हुई होंगी। देखा होगा कि एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी, छोटे से तालाब में पानी कुछ दिन बाद कम हो गया, तो लोगों ने सोचा कि पानी चोरी हो गया। हो सकता है पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखाने गए होंगे। पुलिस वाले ने बोला होगा ऐसा कैसे होगा, पानी चोरी होके गया होगा तो कहीं जाएगा ना। क्यों कहीं जाएगा? क्योंकि भाई साइंस में पढ़ाया गया था, मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन चेंज। इज दैट क्लियर? तो पुलिस वाला कह रहा है चोरी तो नहीं हुआ होगा। तो कोरिलेशन आया, भाई गर्मी है, इंसान सूख जाता है, तो हो सकता है पानी सूख गया होगा। फिर ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि कितने डिग्री पे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 100 डिग्री पे ही कन्वर्ट होगा, हो तो वो 45-50 पे भी कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा। नदी नाले सूख जाते हैं कि नहीं? तो क्या 100 डिग्री होता है टेम्परेचर? नॉट एट ऑल। 100 डिग्री पे आपको विजिबिलिटी बनती है। आई रिपीट, 100 डिग्री पे विजिबिलिटी। इससे कम पे भी वाटर वेपर होते होंगे, बट हम अंधेपन का शिकार हैं, उससे कम पे हमारी आंखें देख नहीं पाती। तो ये बड़ी जनरल सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर बॉयल होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तालाब सूख जाएंगे। बट बार बार जब हमने इस ट्रुथ को सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें पता लगा हाँ ऐसा हो रहा है। तो ये बन गया एक सर्टिफाइड ट्रुथ। आई रिपीट, द जनरल ट्रुथ बिकेम अ सर्टिफाइड ट्रुथ एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लॉ। ग्रेविटी तो सुना ही होगा ना बच्चों। ग्रेविटी, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपके टीचर ने बताया होगा। क्या बताया होगा सर? आपके टीचर ने बताया होगा कि मान लो दैट देयर इज एन एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, और आपको क्लाइंब करना है इसको ऊपर की तरफ, और पहाड़ी रास्ता बनाया गया है। तो मान लीजिए कि कोई इंसान इस रास्ते को चढ़ना स्टार्ट करता है चिल्ड्रन, ठीक है, और बड़ा जोश जोश में चढ़ता जाता है और क्लाइंब अप कर जाता है। इज दैट क्लियर? और क्लाइंब अप करने में लेटर से 1 आवर लगते हैं। नीचे एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा था उसका, बट जैसे जैसे क्लाइंब अप करता गया बेचारे के पैर दर्द हो गए। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है या ग्रेविटी के टुवर्ड्स आ रहा है? अगेंस्ट जा रहा है। इसको बोलेंगे व्हाट चिल्ड्रन? एनर्जी लॉस। क्या बोलेंगे? ये फिजिक्स में बोला जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो एनर्जी लॉस होगा। समझ में आ गया? जब आप वापस अपनी यात्रा नीचे कर रहे होंगे बच्चों, अब आपके पैर में और ज्यादा दर्द हो रहा है। क्यों? सवेरे वाली थकान, दिन वाला सो कॉल्ड ट्रैवल फिर से आपने स्टार्ट कर दिया। बट फिजिक्स के हिसाब से टूवर्ड्स ग्रेविटी आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों? एनर्जी गेन हो रही है। बट आप तो थक गए। क्या ये फिजिक्स के लॉ को प्रूव कर पा रहा है? नो। तो ये फिजिक्स का लॉ अंडर सर्टन सो कॉल्ड अजम्पशंस काम करेगा। आई रिपीट, अंडर सर्टन अजम्पशन। सर क्या अजम्पशन होगा? आप ट्रॉली खींच रहे हैं, तो जब चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो मेहनत ज्यादा लग रही है। बट जब ट्रॉली वापस नीचे आ रही है ढलान से तो मेहनत कम लग रही है। तो ये ट्रॉली के लिए बनाया गया था लॉ, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं बनाया गया। ट्रॉली में मसल्स नहीं होती हैं जिसपे पेन होगा, ह्यूमन मसल्स में पेन होता है। नहीं समझे इस बात को? समझना क्या? पहले मैं ये ज्ञान नहीं देता था लोगों को, ये ज्ञान मैंने आज पहली बार इस तरह का दिया है। अब मेरे को ज्ञान आया कैसे? मेरा बेटा पीसीएम पढ़ रहा है, कुछ स्पेस वेस की पढ़ाई करने को बोल रहा है। मैंने कहा चलो कर लो भैया, कोई समस्या नहीं, हम भी फ्री में घुमाएंगे वहां के, तो पासपोर्ट और वीजा भी नहीं चाहिए, वीजा का पैसा ही बचे कम से कम। यूएस के लिए तो 40,000 का वीजा लगता है। इज दैट क्लियर? तो वी वेंट इन होली हॉलीडेज टू वैष्णो देवी। तो मैंने उससे कहा कि भाई जब हम ऊपर जाते हैं तो पैर दर्द होता है, नीचे आते हैं तो भाई थोड़ी सी थकान कम लगती है, बट बाद में लगने लग जाती है। तो ही टोल्ड मी कि पापा फिजिक्स के लॉ के हिसाब से अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो एनर्जी लॉस है, और टुवर्ड्स ग्रेविटी आएंगे तो एनर्जी गेन है। मैंने कहा हमारे टीचर ने पढ़ाया था हमको 9th क्लास में, याद भी था, बट हम तो नीचे उतर रहे थे, हमको तब भी दर्द हो रहा है। तो कह रहा है आप मशीन का एग्जाम्पल ले लो, जब रोपवे में ऊपर की तरफ ट्रॉली जाती है तो करंट ज्यादा कंज्यूम होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी आ जाओ, ग्रेविटी खींचती है। नहीं समझे? पतंग उड़ाने में ज्यादा टाइम लगता है, बट नीचे उतारने में काट दो नीचे अपने आप आ जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बट वही ट्रॉली जब नीचे आती है रोपवे ट्रांसपोर्ट तो एनर्जी कम लगती है। कभी आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, अगर चढ़ान पे गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सेलरेट ज्यादा करना पड़ता है ना, और अगर ढलान से उतार रहे हैं, सर हम तो चाबी बंद कर दिए थे, गाड़ी भिड़ गई सर हमारी, स्टीयरिंग व्हील लॉक हो गया था, ये गजब मत करिएगा अपनी गाड़ियों में। तो आप अगर सो कॉल्ड एक्सीलेटर नहीं भी लेंगे तब भी धड़धड़ाते हुए नीचे आएगा।
अगर आपको अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो किसी दुश्मन को सीढ़ी चढ़वाइएगा घर की और बाद में उसको धक्का मार दीजिएगा। चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, धक्का मार के नीचे आने में कम टाइम। वाटर पार्क गए होंगे, ऊपर जाते हैं तो मेहनत लगती है, स्लाइड से नीचे आते हैं तो सर हम बीच में रुक जाते हैं, साबुन वाबुन लगा ले थोड़ा, फिर नीचे चला जाए, कर जाके फिर नहाना पड़ेगा नहीं तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ह्यूमन बॉडीज पे नहीं चल रहे हैं, ये फिजिकल रिसोर्सेज पे काम करेगा। तो इस बात को बार बार रिसर्च करके देखा गया, तो ये जनरल ट्रूथ बन गया सर्टिफाइड ट्रूथ। और ये सर्टिफाइड ट्रूथ क्या बन गया? जनरल लॉ। सर स्पेसिफिक लॉ क्यों नहीं है? अरे भैया ये वो वाला लॉ नहीं है। जनरल लॉ मतलब ये सब लोग मानते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आप नोट कर लें, इट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स ट्रूथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? चलिए, सो साइंस के भी सो कॉल्ड 3 फीचर्स हैं चिल्ड्रन, बस घूमने वाली नहीं। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेरिमेंटेशन। वाटर को 100 डिग्री पे बॉईल किया गया, वेपर्स नजर आने लग गए। उड़े तो पहले भी होंगे, अंधेपन का शिकार थे इसलिए नजर नहीं आ रहे थे। समझ में आ गया? मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ही पढ़ता था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लीडिंग क्रिमिनल लॉयर है। उससे एक बार हिस्ट्री की टीचर ने पूछा, नालंदा यूनिवर्सिटी इतने दिन तक क्यों जलती रही? जवाब पता है क्या दिया गया था? मैडम फायर ब्रिगेड देर से आया होगा। वकीलों वाला जवाब था, जल्दी आ जाता तो आग जल्दी बुझ जाती। बट रीजन वॉज बुक्स इतनी ढेर सारी थी। तो पानी को 100 डिग्री पे बॉईल किया तो नजर आने लग गए वेपर। उड़े तो पहले भी होंगे, चैलेंज करता हूं बच्चों इस बात को, ना भरोसा हो तो आइंस्टीन को जगा के पूछ लेना, हाँ बोलेगा। बट अगर ऑयल को बॉईल करें तो सर 40-45 में उड़ने लगता है। हाँ सर, याद आया, कल सर मम्मी ने बॉयल अंडा घर में खिलाया था, तो पानी में जब धुआं निकलने लग गया, हमने थर्मोमीटर डाला, मम्मी ने कंटाप मारी हमको, थर्मोमीटर टूट गया। आप हम चेक कर रहे थे 100 डिग्री हुआ है कि नहीं हुआ, सर ने बोला था, हमको दिया था कोर्स वर्क करने को। बट जब मम्मी ने पापा के लिए पकौड़े तले बच्चों, क्या ऑयल को भी उतना ही टाइम लगा? या ऑयल क्या 100 डिग्री पे ही बॉयल हुआ? 40-45 पे पूरे घर में माहौल बन जाता है कि सरसों का तेल उबल रहा है। इससे साबित होता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत तेज है। ऑयल का जल्दी उबलने लग जाता है और पानी का कमजोर है। ये एग्जांपल दिया होगा केमिस्ट्री के टीचर ने, हमारे वाले ने तो रटवा दिया था 10वीं में, बेटा पानी का ज्यादा होता है तेल का कम होता है। अरे अलग एग्जांपल देते, काम खत्म। जो जल्दी बॉयल हो जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। बॉइलिंग पॉइंट हाई है कि लो है? लो है। हाई होगा तो बहुत देर से टेम्परेचर आने पे उबलेगा। तो वाटर 100 डिग्री और मान लीजिए सरसों का तेल 35 डिग्री, तो 35 डिग्री लो होता है कि 100 लो होता है? 35। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है और ऑयल का लो है। इज दैट अंडरस्टूड? इसीलिए गाड़ियों के इंजन को कूल रखने के लिए क्या सरसों का तेल डालते हैं रेडिएटर में? उबल जाएगा, आग लग जाएगी गाड़ी में, कंपनी का नाम होगा सुसाइड कार। व्हाट इट क्लियर? क्या डाला जाता है? कूलेंट। वाटर के साथ कूलेंट वो पेड़ की पत्ती से बनता है, थोड़ा ठंडा रहता है। अंडरस्टूड एवरीबडी और नॉट? सर इंजन के अंदर भी फिर पानी डाल दें? इंजन में तो इग्निशन चाहिए, इसीलिए वहां तेल की जरूरत है, वहां एनर्जी चाहिए। और रेडिएटर में क्या करना है? एनर्जी लेवल को कम करना है, तो वहां पानी डाला जाता है, तो कैटलिस्ट का काम करते हैं लोग। खोपड़े में बात गई भाई, इतनी साइंस आती थी। तो आपने बार 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 एक्सपेरिमेंट किया, सेम रिजल्ट्स हर बार आ रहे हैं चिल्ड्रन। प्रूव हो गया कि ये जो रिसर्च है इट होल्ड्स ट्रू चिल्ड्रन। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पूरी दुनिया में लागू हो गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। लॉ ऑफ मेजॉरिटी एक्ट लोगों ने नाम सुना होगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप किसी भी पर्सन को माइनर पर्सन ना बोल के मेजर कब बोलेंगे? जब एज हो जाए 18 ईयर्स। बट अभी कुछ ऐसे नीचतापे के दुष्टतापे के कर्मकांड हिंदुस्तान में और बाहर लोगों ने किए, तो जुवेनाइल एक्ट के तहत कुछ कर्मकांडों में 16 साल की एज में भी वही सजा होगी जो 18 साल में होती है। पहले बच्चे छोटे होते थे, 5 साल का बच्चा है, उसको ठीक से पैजामे का नाड़ा बांधना भी नहीं आता था। आज कह रहा है मेरा यूट्यूब पे अकाउंट बना दो, जरा जरा सेल्फी खींच लो पोर्ट्रेट मोड पे। सोचने की कैपेसिटी बढ़ गई। वो दिन दूर नहीं जिस दिन बोला जाएगा 10 इयर्स प्लस वाले को विल बी कॉल्ड एज मेजर। आने दीजिए ऐसी रिसर्चेस, यूनाइटेड नेशंस मान जाएगा, सारे देश मान जाएंगे, तो एज ऑफ मेजोरिटी क्या हो जाएगी? 10 इयर्स। अभी तो नहीं, 100 साल बाद मान लीजिए। किसी जमाने में लड़कों के लिए शादी करने की उम्र 21 साल होती थी और लड़कियों के लिए 18 साल। हिंदुस्तान में ऐसा होता था। वोट देने की उम्र 18 साल ही है।
देश संभालना आसान है, बीवी संभालना आसान नहीं है। बट इसको देखते हुए हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। गांव वगैरह में तो लोग 16-17 में ही शादी कर देते थे, निपटा देते थे। इस वजह से लड़कियों को प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिलता था, चूल्हा चौका बर्तन करती थी। कम उम्र में शादी हो गई, एनर्जी लेवल भी ज्यादा है, पता लगा सास की गर्दन काट दी। सास भी कह रहे हाँ ठीक है, थोड़ा देर से ही आओ भैया, अपना समझ समझ लो, शादी करनी की नहीं करनी है। तो लॉज में अमेंडमेंट हुआ चिल्ड्रन, और सारे स्टेट्स की सलाह मांगी गई, और सब ने कहा ईदर अ बॉय और अ गर्ल, द एज ऑफ मैरिज वुड बी 21 ईयर्स। समझ में आ गया? खैर ये तो सोशल लॉ है, ये कोई वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस नहीं है। तो ये दो बातें सबको समझ में आ गई बच्चों, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन का और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब है। एंड देन इट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हमारे देश में बुखार है तो लोग पैरासिटामोल खाते हैं, चाइना में क्या सीटा पैरामोल खा लेंगे? वहां पे भी पैरासिटामोल ही चलती है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल। किसी जमाने में लोग बालों को मजबूत करने के लिए दही लगाते थे। क्या करते थे? दही लगाते थे। तो ये कंडीशनर और कैरेटिन पैरेटिन जो आजकल चलता है, इन कंपनीज ने सोचा कि ट्रेडिशनल लोग इसको यूज करते हैं, चलो अपने शैम्पू में भी दही मिलाते हैं। अब सर अगर घर में दही जमानी हुई ना, थोड़ा शैम्पू डाल देंगे। ये कसम मत कर दीजिएगा, लोग हॉलो मैन बन जाएंगे। चलिए, ये तीन बातें समझ में आ गई बच्चों? झटपट लिख लीजिए अपनी कॉपी में फास्ट। सो व्हाट इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन? बच्चों, कोविड की दवाई के बारे में तो सबने सुना होगा। ढेर सारे लोगों पे टेस्ट किए गए और पता लगा 70 to 80% लोग जिनको ये डोज दी गई है, उनकी बॉडी में अगले 4 महीने 5 महीने तक भी कोविड का वायरस फिर से एंटर नहीं हुआ। WHO मान गया, दूसरी कंट्रीज मान गई, और हमारी दवाई दुनिया में नंबर 1। चाइना की दवाई बेकार, रशिया की स्पुतनिक एकदम बेकार, अमेरिका वाली अमेरिका में तो काम कर गई, जब वो लोग दूसरी कंट्री ट्रैवल किए तो काम नहीं की। और भारत बायोटेक, वो कौन है, आधार पूना वाला, उन सब की बहुत तारीफ होने लग गई कि उनकी दवाई बहुत अच्छी थी। बट असलियत मैं आपको बताता हूं, असलियत ये नहीं थी। पप्पू हलवाई के सड़े तेल के छोले भटूरे, मुन्ना हलवाई के समोसे की नाली से पानी से बनी चटनी खा खा ही लोगों ने कोविड अवॉइड किया इंडिया में चिल्ड्रन। और क्रेडिट किसको जा रहा है? आधार पूना वालों को जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, खुश हो जाए वो भी। सो अगेन एंड अगेन व्हेन अ थिंग इज टेस्टेड टेस्टेड रीटेस्टेड, इट बिकम्स एन सर्टिफाइड एक्सपेरिमेंट। की बात एकदम सही है। मैनेजमेंट में हमने एक नहीं 50 बार ऐसा फील किया, जब भी एम्प्लॉइज को बच्चों इंसेंटिव मिलता है। क्या मिलता है? इंसेंटिव। उनका जो आउटपुट है वो फाइनली क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर आप उनको एडिक्वेट सो कॉल्ड हॉलीडेज एंड पेड लीव्स प्रोवाइड करते हैं कि भाई अगर छुट्टी नहीं लोगे तो हम तुम्हें उसकी तनख्वाह दे देंगे, वी हैव ऑब्जर्व्ड कि एफिशिएंसी लेवल गोज अप। बट ऐसा 100% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलता। आपकी मम्मी नौकरानी के नाम भी अगर घर कर देंगी, तब भी वो दलिद्र छुट्टी लेने से बाज नहीं आएगी। समझ में आ गया? सो ये जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज है कॉम्पनसेशन देने की चिल्ड्रन, ये 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकती हैं, बट विल इट बी वर्किंग इन 100% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? अद्वैत जी, ऐसा होगा? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने पे प्राइज दे दिया गया तो उसका आउटपुट बढ़ जाता है। बट क्या जरूरी है हर बच्चा प्राइज मिलने के बाद ज्यादा अच्छा काम करने लग जाए? कितने लोगों का तो कॉलर ऊंचा होता है, अब तो पढ़ी लिए 90 आई गया, आप क्या अगली बार 30 लेके आएंगे, क्योंकि ज्यादा तो क्लास में 30 वाले बैठते हैं, दोस्ती उनसे करनी है, 90 वाले तो कम ही है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई पक्का। हार्ट अटैक किसी को होता है, कोई बेहोश करंट छुआते हैं तो आदमी जिंदा हो जाता है। ऐसी क्लास में जो बच्चे सो रहे हो कि उनको करंट छुआ दें, करंट छुआ दिया जाए कुशल जी? बिल्कुल नहीं छुआया जाए। ओके, तो ये जो पॉलिसीज हैं बच्चों, दीज मे बी वर्केबल समवेयर बट दीज मे नॉट बी वर्केबल एवरीवेयर। तो इट इज अ सोशल साइंस, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस उसी साइंस को बोलते हैं जो किसी भी एनवायरमेंट में काम करे। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री दुनिया के हर कोने में बच्चों। फर्क सिर्फ इतना है, प्रयागराज सिटी में होगा, यूपी में होगा तो 5 मिनट में, अलास्का में होगा तो 2 दिन में मान लीजिए। बट बॉयल हमेशा 100 पे ही वेपर्स नजर आएंगे, उसके पहले अंधेपन का शिकार रहता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी,
हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 पता नहीं क्या है भगवान जाने, बन जाता है कुछ ऐसा ही। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये एप्लीकेबिलिटी, जब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 क्या बनता है बच्चों? HO2, H2O बन जाता है। समझ में आ गया? इससे प्रूव होता है कि मैं कॉमर्स का अच्छा टीचर हूं बट केमिस्ट्री का नहीं हूं। केमिस्ट्री इसलिए मैंने छोड़ दिया 10वीं के बाद, दिव्य शक्तियां चाहिए इसको पढ़ने के लिए। छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी एटम मॉलिक्यूल हैं, आपके दोस्त यार होंगे ऐसे, उनके नंबर भी एटम मॉलिक्यूल की तरह ही आते होंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो ये बात समझ में आ गई। क्या ऐसा होगा अलास्का में H2+O बनाए तो H3O1 बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल एटम पता नहीं क्या बोलते हैं, बम बम हो तभी सही है। तो ये दोनों मिलके ही पानी बनाएंगे दुनिया के हर कोने में। तो दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन, या ये कहीं कहीं अप्लाई होगा? ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। चलें आगे, चले आगे, ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो ठीक से, हैव यू हर्ड व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन रॉयल वाटर? हाँ सर, राजा अकबर के दरबार में सर होता था। अरे नहीं भाई, ऐसी स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे इसको शायद, क्योंकि वही लोग ठीक से साइंस पढ़ते थे 10th क्लास तक, बाकी तो लॉलीपॉप चूसते हैं सीबीएसई वाले। अक्वा रेजिया, ये सुना है? इसी को रॉयल वाटर बोलते थे। मेरे को ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती थी, अजीब टाइप की थी ना। कैसे बनता है? 3 पार्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ गया? अब अगर आपने वो मूवी देखी हो मोकैम्बो खुश हुआ, मिस्टर इंडिया, वो एक तालाब में बंदूक डालते हैं, बंदूक कट के बाहर आती है ना, वो अक्वा रेजिया ही होता होगा। सर अब तो जो गेस्ट आएगा, मम्मी जो परेशान कर रहा है, यही पिलाएंगे उसको गिलास में घोल के। तो अब यहाँ पे 3 पार्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड और 1 पार्ट ऑफ HCl अगर मैं मिलाऊंगा बच्चों, तो क्या किसान मिक्स फ्रूट जैम बन जाएगा? इंसान का जैम बन जाएगा। अंडरस्टूड दिस? तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और ये सबसे खतरनाक है। समझ लीजिए, अगर आप इसको सूंघ भी लेना थोड़ा सा, आपकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। तो कभी रिस्क मत लीजिएगा इन सब चीजों के ऊपर, बड़ी हानिकारक चीजें होती हैं। गॉट इट क्लियर? तो पहले तो स्कूलों वगैरह में, लेबोरेटरीज में नाइट्रिक एसिड होता था, तो लोग बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हो जाते थे। कुछ बच्चे सिक्का चमकाने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज करते थे, पता लगा टीचर आ गया, भाग गया, वापसी में सिक्का भी गायब हो गया, गल गया पूरा का पूरा सिक्का। खैर, तो ये बात समझ में आ गई। तो दिस इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली चिल्ड्रन और ओनली इन इंडिया एंड चाइना, यूनिवर्सली। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? घर में आपके पापा ने वायरिंग करवाई होगी जब घर बना होगा, लोग कहेंगे सर हमारा फ्लैट है सर, बिल्डर ने बनवाया था। अरे वही मतलब। और पोल से लेकर घर तक कौन सा वायर आया होगा चिल्ड्रन? एल्यूमिनियम वायर। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम वायर का जो प्राइस होता है बच्चों, बड़ा चीप होता है, एंड कॉपर वायर इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। सर कितना फर्क होता है? 10 से 20 गुने का फर्क होता है चिल्ड्रन। कॉपर वायर 1 मीटर, लेटर से 10 mm का अगर 100 रुपए का है, तो एल्युमिनियम वाला शायद आपको 10 रुपए 20 रुपए में ही मिल जाएगा। और आपने बाहर लगाया कॉपर वायर, कोई लंगड़ मार के उतार के ले गया। इज दैट क्लियर? तो कॉपर वायर क्यों घर के अंदर यूज किया जाता है? क्योंकि घर के अंदर सर्किट्स बड़े ट्विस्टेड होते हैं, तो करंट कंफ्यूज आ जाएगा। तो कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो बड़ा कम होता है। हाई क्यों होगा? रेजिस्टेंस हाई होगा तो रेजिस्ट करेगा ना। देखो भैया, भाषा को पढ़ लोगे अगर, तो केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स सब समझ में आएगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड। आपका दोस्त घर आया, लड़ाई है आपसे, नकल नहीं कराया था एग्जाम में, आपका रेजिस्टेंस लेवल हाई है। समझ में आ गया? वो बेडरूम में आ रहा है, डाइनिंग एरिया में चले गए। वो डाइनिंग एरिया में आया, आप किचन में आ गए। वो किचन में आया, आप बाथरूम में घुस गए। वो बाथरूम में आया, आप कमोड के अंदर घुस गए। फिर आप नाले में निकले, फिर आप खेलने चले गए क्रिकेट। तो रेजिस्टेंस लेवल अगर हाई होगा तो करंट का फ्लो बड़ा स्लो होगा, तो आपका खर्चा ज्यादा आ जाएगा। इसलिए कॉपर का वायर यूज किया जाता है। रेजिस्ट कम करेगा ये और फ्लो अच्छा सर, करंट तेजी से फिसलेगा। समझ में आया? तो कॉपर वायर में करंट वैसे ही ट्रैवल करता है जैसे केले के छिलके में आपका पैर, केले के छिलके पे आप तुरंत रेजिस्ट होंगे आप। समझ में आई बात? बाहर से क्या है, सीधा कनेक्शन आना है, ट्विस्ट एंड टर्न है ही नहीं। तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस हाई होता है, बट यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वर्टर, अगर बहुत दूर तक तार दौड़ाई आपने, तो इन्वर्टर की जो चार्जिंग का बैकअप है चिल्ड्रन, वो कम होगा, क्योंकि करंट कैरी करने के लिए भी करंट चाहिए। इज दैट क्लियर? क्लोज्ड है एकदम, तो बैकअप लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ये मत समझना सर जिस रूम में बत्ती चाहिए वहीं इन्वर्टर रख लेते हैं, 8 घंटे का बैकअप। थोड़ा सा दूर है तो 2 घंटे का बैकअप।
सेकेंड्स और मिनट्स में डिफरेंस होता है घर के केस पे। समझ में आ गया? अल बुर्ज देखा होगा आपने, टावर, नहीं गए? अरे बुर्ज खलीफा देखा है दुबई में? नहीं देखा? टीवी में देखा होगा। मैं ही गया था इनॉग्रेशन के उसके लिए। ग्राउंड फ्लोर पे इन्वर्टर रखा है और कितना 1200 फ्लोर या कितने हैं ऊपर आपने रखा हुआ है इलेक्ट्रिक अप्लायंस। एक इन्वर्टर जो 8 घंटे का बैकअप दे सकता था 5 में पुक हो गया वो। वजह रेजिस्टेंस। साइंस समझ में आगे चल रहे हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी अगर है देन ओनली इट इज साइंस चल रहा है। अगर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो ये साइंस नहीं है। तो अगर एम्प्लॉयर बड़ा दयावान हो जाए, एम्प्लॉय के लिए बहुत सोचता है, क्या जरूरी है 100% एम्प्लॉयज विल बी सुपर फेथफुल? नो, कुछ स्टिल दरिद्र रहेंगे ही रहेंगे। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जब भी मेटल हीट होगा तो क्या होगा बच्चों? एक्सपैंड। और कूल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? पढ़ा होगा आपने, बताइए बताइए। हाँ वेरी गुड। अच्छा आजकल वही सब एग्जाम्पल चल रहा है, आज तक कोई टीचर बदल ना पाया एग्जाम्पल को। चलिए, रेलवे ट्रैक के बीच में गैप होता है चिल्ड्रन, और इस तरह तो भिड़ जाएगी गाड़ी। अरे नहीं भिड़ेगी भाई, परेशान हो गई है। और यहाँ इसको बांध दिया जाता है ऐसे। ये सुनो चिल्ड्रन, अगर ये गैप नहीं होगा तो जब सो कॉल्ड ये हीट होंगे गर्मी से बच्चों, ये एक्सपैंड होके ऊपर ट्रेन ऐसे जंप मार जाएगी एकदम सलमान खान की तरह, किक वाला फील आएगा, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो शायद पहले अकल नहीं आई होगी, एक दो बार तो एक्सीडेंट जरूर हुआ होगा, उसके बाद ये अकल आई होगी तो ट्रैक को थोड़ा सा गैप दे दो। इज दैट क्लियर? पहले गाड़ियां भिड़ जाती थी हाई स्पीड पे, बट अब फ्रिक्शन को बढ़ा दिया गया है। फ्रिक्शन जानते हैं ना, जो घिस रहा है, कम कर देंगे फ्रिक्शन तो चल जाएगी ट्रेन। बुलेट ट्रेन इतनी तेज क्यों चलती है? वो ट्रैक से 1-2 mm ऊपर चलती है, फ्रिक्शन जीरो होता है प्रैक्टिकली, इसीलिए हवा से बातें करती है। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, तो यही काम जब नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स में हुआ तो इसी को अप्लाई किया गया मेट्रो के केस में भी। बट आपके घर में जो टॉय ट्रेन होती है बच्चों, क्या उसमें आप गैप छोड़ते हैं? उसमें गैप छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं जरूरत पड़ती? क्योंकि उसमें हीटिंग और कूलिंग कभी होती ही नहीं है। हाँ सर, मम्मी जब भी खिलौना खेलने को देती थी एसी बंद कर देती थी ताकि हीटिंग और कूलिंग ना हो। जस्ट अ जोक, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझे इस बात को? समझ गए इस बात को? ईयरफोन होता है बच्चों, ठेपी, आईपॉड्स। जो लोग आईपॉड रेगुलरली लगाते हैं, ये पाया गया है पिछले 25 सालों में मोबाइल यूसेज में कि उनके कान कंपैरेटिवली जल्दी खराब होते हैं। और जो लोग लेस फ्रीक्वेंटली उसको यूज करते हैं, कभी कभार शो ऑफ, 25,000 का आईपॉड कहीं गिर ना जाए, पार्टी आर्टी जाना है बस तभी 2 बार देखना भी ऐसे करके, लोग देख नहीं रहे 25,000 का आईपॉड था एप्पल का, ऐसे ही मारे पड़े, कोई फोन नहीं आ रहा है, और 2-4 जान पूछ के फोन ऐसे ही है ना, पीछे कटा सेब है, अरे ऐसी ही बात हो सकती है, ये ऐसे पकड़ेंगे ताकि एप्पल नजर आए पीछे। लॉजिक समझ में आ गया? मेरे से तो कोई पूछता है अरे आपने आईफोन खरीदना, वो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। समझ में आ गई बात? तो जो चीजें यूनिवर्सली एप्लीकेबल है उसका डेटा भी आपके पास, तो अगर डेटा है तभी वो साइंस है, वरना वो साइंस नहीं है। फाइन चिल्ड्रन? चलिए, तो अगेन आंख घूमने लग गई ऐसे ऐसे। लेट्स सी कि मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट। तो भाई बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, अभी कुछ समय के बाद आप पढ़ेंगे, प्योल साहब ने और टेलर साहब ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों के ऊपर। कुछ सुपर सक्सेसफुल थे, कुछ सक्सेसफुल थे, कुछ फेलियर थे। जो सुपर सक्सेसफुल और सक्सेसफुल थे कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन में थे, सब में नहीं थे। इसलिए इट इज कॉल्ड दैट इट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस जो एक ही तरह से चले, इट इज अ सोशल साइंस बेसिकली। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी आप कैसे डिराइव करते हैं चिल्ड्रन? चीजों को बार बार एम्प्लॉइज के ऊपर देखा जाता है। जैसे स्कूल सिस्टम ऑफ एग्जाम क्या था? पहले 100 नंबर का पेपर था कि भाई कंठस्थ कर दो नॉलेज, व्हाट इट क्लियर। अब आया कि बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए, तो 100 मार्क्स के पेपर में 80-20 का डिवीजन कर दिया गया। साइंस सब्जेक्ट्स में पहले हुआ, कॉमर्स में उसके बाद। ये सीबीएसई में तो 2004 से प्रोजेक्ट वर्क कॉमर्स में आया, आईएससी में 2009-10 से 2008-9 से आया, हाँ 8-9 से, उसके पहले नहीं था। और इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में तो अभी 4-5 साल से आया है, उसके पहले बिजनेस में था, इकोनॉमिक्स में भी लास्ट में आया है। क्यों? ताकि साइंस के बच्चों का तो हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो दे वर एबल टू स्कोर हाई मार्क्स। कॉमर्स वाले बेचारे, ह्यूमैनिटीज वाले बेचारे इतने मार्क्स ला ही नहीं पा रहे हैं, तो कॉलेज में एडमिशन का प्रॉब्लम आता था। तो बेस्ड ऑन व्हाट चिल्ड्रन? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अब ये एक नॉर्मल रूटीन रूल बन गया है, कोई भी सब्जेक्ट अगर होगा
अगर उसमें स्किल की जरूरत है तो प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा रखेंगे और थ्योरी पोर्शन कम रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए। However, since management deals not with resources but it deals with people, children, so is it so that like two machines are same in nature, two human beings are also same, children? No. पूरे धरती का कोई भी कोना पकड़ लीजिए, कहीं भी ट्रैवल कर लीजिए, किसी भी दो लोगों का डीएनए सेम होगा? कभी नहीं सेम होगा, चिल्ड्रन। तो आप इनके चीजों को, इनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। किसी इंप्लॉय की सैलरी 10% बढ़ाएंगे, बहुत खुश हो जाएगा। किसी की 25% बढ़ाएंगे तो भी वो बहुत दुखी ही रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? अभी माय सिस्टर इज वर्किंग विद कोटक, एवीपी अब डीवीपी हो जाएगी जून जुलाई में। अभी उसको एक मेल आई, ये आपका एयर टिकट है, आपको मुंबई आना है इन द मंथ ऑफ मे एंड 25-30 तारीख के बीच में, आपको अवार्ड दिया जाएगा, लॉन्ग सर्विस अवार्ड वगैरह वगैरह वगैरह। शी कॉल्ड द कंट्री एंड सेड 30-35 हजार की टिकट बर्बाद की है, 8-10 हजार रुपए वहां पे खर्च करोगे कैब ऐब में, अरे 40-50 हजार खर्च होना है, 30 हजार सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, रिवॉर्ड वो पीतल की शील्ड दोगे, उसको कोरियर कराना, काम खत्म। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, अवार्ड लेने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन माय वाइफ सेड, दोनों भाई बहन का एक ही हाल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? सब नौटंकी है। उसके लिए कपड़ा भी नया खरीदना पड़ गया बेचारी को, 5,000 का वेस्ट साइड से सूट खरीद लाई आज। समझ में आया कि नहीं आया? बट कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? ताकि दूसरे एम्प्लॉइज देखकर बहुत खुश हो। बट जिसके पास इससे भी ज्यादा खुशी हो, उसके लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब को यूनिवर्सिटी में बुलाया जा रहा है, क्या उनके लिए यूनिवर्सिटी में आना बहुत बड़ा रिवॉर्ड है? बट मेरे को बुलाया जा रहा है, ये है, इनको आपको अवार्ड देना है। कौन है ये? स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। ये कितने स्पेशल हैं? 10 साल हो गए, पास नहीं हो पा रहे थे, वाइवा लेके इनको पास किया गया है। तो इन दैट केस भाई, किसी के लिए यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल बहुत बड़ी चीज होती है, किसी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जब मैं यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2006 से 2009 तक, तो कुछ ने बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, मेरे लिए नॉर्मल इजी टू गो अफेयर था, क्योंकि प्रोफेसर कॉल्ड मी एंड सेड, आओ हमारे यहाँ सीट खाली, तुमको पीएचडी करवा दे। ऐसे लोग सोर्स लगाते हैं, तो मैंने ज्यादा तवज्जो दिया ही नहीं इन सब बातों को। स्कॉलरशिप आई, रिकॉर्डेड क्लास में बात कर रहा हूँ, कोई डर नहीं है। तो मेरे से उन्होंने सोचा स्कॉलरशिप शेयर हो जाएगी, मैं कुछ दूंगा पैसा, मैंने ठेंगा, समझ में आ गया? तो उन्होंने मेरे को जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं ना, वैसे ही निकाल के बाहर कर दिया। तो पीपल सेड, अरे बहुत बेवकूफी कर रहे हैं आप, दे दीजिए स्कॉलरशिप का पैसा। मैंने कहा नो, आई वोंट गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स, तो ये गलत काम है। तो मेरी पीएचडी वहीं खत्म, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी जो उसको बड़ा समझते हैं, मैं उसको बड़ा नहीं समझता था। यहाँ प्रिंसिपल्स अटक गए बीच में। आई आस्क्ड माय फादर, कहने नहीं बेटा ये गलत काम है। समझ में आ गई बात आपको? तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो हो सकता है किसी के लिए, मान लीजिए आप किसी शादी विवाह में गए, बदले में आपको 100 ग्राम का चांदी का कॉइन मिल गया, बाप रे बाप, आप इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, तीसरा हार्ट अटैक एक साथ ही आ गया। समझ में आ गया? मेरे को फोन कर रहे हैं, सर वो आप आए नहीं, आपका इनविटेशन था। हाँ तो टाइम नहीं है ना, क्लास में नहीं आएंगे। सर वो रिटर्न गिफ्ट में गोल्ड कॉइन है, रखे रहो अपने पास, नहीं चाहिए हमको। इज दैट क्लियर? तो कुछ लोगों के लिए एक्स कमोडिटी बहुत अच्छी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत बेकार। मम्मी ने घर में पिज्जा बनाया, आपको बहुत अच्छा लगा, मम्मी कह रही मेरा तो बनाते बनाते ही मन भर गया, मेरे को खाने की इच्छा नहीं है। तो टू ह्यूमन बींग्स मे हैव डिफरेंट बिहेवियर्स। तो क्या आप दोनों के लिए एक लॉजिक यूज कर सकते हैं? तो इट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। किसी को लगता है हाय राम, कौन ये पकाऊ सब्जेक्ट पढ़ाए, अब किसी क्या लगता है, चलो बच्चे आए पकाया जाएगा, बढ़िया मजा आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो भाई किसी को लगता है बहुत बर्डन है अगर हम टीचर बन गए, और किसी को बहुत अच्छा लगता है। मेरे से काफी लोग बोलते हैं कि भाई आपने कोई कॉर्पोरेट जॉब क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने कहा स्टार्टिंग में ठीक ठाक मिला नहीं, आई अर्नड गुड हैंडसम अमाउंट इन दिस प्रोफेशन, सो आई डिडंट प्लान टू ज्वाइन। और एक बार सर सुनने की जब आदत पड़ जाए ना, तो फिर सर बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो शायद इसी वजह से कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन नहीं किया। समझ में आ गया? तो ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। खोपड़े में बात गई? बिल्कुल नहीं गई। तो किसी को लगता है कि भाई 1 लाख रुपए महीने की, 60,000 रुपए महीने की कॉर्पोरेट जॉब मिल गई तो मैं उसको करूंगा। किसी को लग रहा है नहीं, 40,000 रुपए की अगर इंस्पेक्टर की भी जॉब मिलेगी ना, वो खाकी वर्दी, बंदूक बढ़िया, कुत्ता महंगा वाला, गाड़ी, वो भोकाल अलग है, हम तो वो करेंगे। अब लोग आईएएस पीसीएस करते हैं, व्हाट इट क्लियर, नो डाउट जॉब्स आर सुपर एलीट,
बट क्या सुंदर पिचाई से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे? नो। बट वहां कौन जाता है? जिसको वो केडर, वो ग्रेड, वो रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो आप कितना भी पैसा कमा लें, बट जो एक आईएएस की रिस्पेक्ट होगी, जो एक सिविल सर्वेंट या डॉक्टर की रिस्पेक्ट होगी, वो किसी की होगी ही नहीं। एक सीए की जो रिस्पेक्ट होगी फाइनेंशियल कम्युनिटी में, क्या किसी दूसरे की होगी? नहीं होगी। जब तक साइन नहीं करेगा तब तक बैलेंस शीट वैलिड है ही नहीं। समझ में आ गया? जैसे गुरुद्वारे में लंगर का खाना, कितना भी घर में मम्मी बना दे हलवा, अच्छा, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, कभी कभी गुरुद्वारे से फिसल जाता हूं, चलो हलवा मिलेगा बढ़िया, घर का कितना भी बना हो वो ऐसा बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया? और लंगर 5 रोटी 6 रोटी लपेट जाइए, पेट शायद भर जाएगा, मन नहीं भरे। घर में देशी घी भी लगा है, 2 के बाद तो डकार आना चालू, बॉडी कैरी छोड़ दो, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आया? तो ये ह्यूमन बिहेवियर है चिल्ड्रन। व्हाट इट नोट्स में लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट चिल्ड्रन। तो समझ में आ गया? तो क्या ये पूरी तरह से साइंस है बच्चों? क्या ये पूरी तरह से साइंस है? ये साइंस नहीं है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो आप बहुत दुखी थे, बड़े दुखदाई थे, इंसेंटिव भी 20% बढ़ गया, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? बिकॉज आप आईआईएम से एमबीए करके आए, आपको 20% इंसेंटिव मिल रहा है। वो आपका जो चपरासी है, जो जमादार है, वो कानपुर यूनिवर्सिटी से नकल करके पास होके आया है, उसको भी उतना ही बोनस जितना आपको मिल रहा है। क्या आपको अच्छा लगेगा? दिवाली बोनस सबको 11,000 मिल रहा है, तो इसलिए आप दुखी हैं थोड़ा सा। तो इट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। तो 1/3 प्रूव हो गया कि मैनेजमेंट साइंस पूरी तरह से नहीं है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, विदेश में एम्प्लॉइज बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयर की, इंडिया में भी एम्प्लॉयर के सामने बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और जब चला जाता है सारे प्रीफिक्स सफिक्स नाम के आगे पीछे जोड़ना चालू। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं संस्था में जॉब कर रहा हूं, ऐसी बकवास भोगते हैं ना। बिकॉज इन इंडिया डॉग्स हैव द लाइसेंस टू बार्क। अभी परसों की ही कांड है यूएस की, 28 गूगल एम्प्लॉइज धरना प्रदर्शन करने लग गए। धरना प्रदर्शन इंडिया में करते हैं ना, इंडिया में करते हैं क्योंकि यहाँ लोकल लॉज बड़े फ्लेक्सिबल हैं, सजा नहीं होती। वहां पे धरना प्रदर्शन किया, गूगल ने पहले तो नौकरी से निकाला उनको, जितना उनको ग्रेचुटी वगैरह प्रोविडेंट फंड का पैसा था सारा सारा सीज कर लिया। अमेरिकन गवर्नमेंट से बोला इनका वीजा कैंसिल करो, H1B वीजा जो उनको मिलता है, और इन सारे दलिद्रों को डिपोर्ट करो इनके देश। अब बैंड बजी हुई है, कुत्ते एक तरह बिलबिला रहे हैं कि हमको नौकरी पे वापस ले लो। तो दे थॉट कि हिंदुस्तान है, बट वो हिंदुस्तान नहीं था। तो क्या आप एक ही छड़ी से सबको हाँक सकते हैं? नो, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉइज हैव टू बी टैकल्ड डिफरेंटली। तो गूगल चाहता है, अल्फाबेट कंपनी चाहती है कि सुंदर पिचाई साहब हमें छोड़ के ना जाए, बट अगर वहां का असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट जो सिंपली टाइपिंग का काम करता है, वो कह रहे हैं मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं जा रहा हूं, ऑफिस का सुपरवाइजर क्या बोले, गाड़ी बाहर खड़ी तुम जाओ। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? तो अगर हमारे आईएएम के सीनियर प्रोफेसर बोलते हैं कि भाई मेरा ऑक्सफोर्ड में जॉब लग गया है, मेरे को डबल सैलरी मिल रही है, तो शायद आईएम उनको बोलेगा वील सी टू इट, बट आप आईएम छोड़ के एटलीस्ट मत जाइए। बट अगर आईएम का ऑफिस क्लर्क बोलता है आई एम गेटिंग अ बेटर जॉब, इधर इंक्रीज माई सैलरी और आई एम लिविंग, द डायरेक्टर ऑफ आईएम्स वुड से व्हाट, निकल लो बेटा, तो नजर ना कल से। अब समझ में आई बात? तो आपकी मम्मी का ऑफिस का टाइम और सवेरे नाश्ते का टाइम बड़ा क्लैश करता है, तो उन्होंने एक कुक रखा है या रखी है जो सुबह 5 बजे आ जाती है और मम्मी की बहुत हेल्प हो जाती है, और एक धोबी भी रखा हुआ है, और उसका काम सिर्फ इतना है कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना है, वॉशिंग मशीन उसको धुलेगी और छत पे सूखने डालना है। दोनों लोग नौटंकी करने लग गए। धोबी कह रहा है मेरी सैलरी बढ़ाओ, कुक कह रही है मेरी सैलरी बढ़ाओ। मम्मी किसकी बात सुनेंगी? कुक की, क्योंकि उनसे मामला अटक रहा है। धोबी से कहेंगी नमस्कार जय माता दी, आप जितने साल थे बहुत अच्छा लगा, अपने कपड़े धुले, आज हम आपको धुल रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो जिससे हमारी गरज होगी, जिससे हमारा काम अटक जाएगा, उसके लिए हमारा नियम बदल जाएगा, और जिससे नहीं अटकेगा उससे नियम नहीं बदलेगा। इज दैट क्लियर? जैसा गाल वैसा झापड़। तो कॉर्पोरेट्स में ऐसा ही चलता है, जितने में मोल तोल सौदेबाजी कर लें उतने में काम हो जाता है आपका। सो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है बच्चों, सिचुएशंस के हिसाब से थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मॉडिफाई होते रहते हैं, इनका एप्लीकेशन बदलता रहता है। जब लगा मैकडॉनल्ड्स को कि अब हमारी सेल कम हो रही है, दूसरे बर्गर किंग, बर्गर सिंह,
सरदार बर्गर, बनिया बर्गर, गुप्ता बर्गर, सौरभ बर्गर, आप बर्गर, हम बर्गर, सब बर्गर, कोई ना बर्गर। नई नई दुकानें खुल रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है धंधे में, तो अपने स्टोर को रिवैम्प करते हैं। मैककैफे लॉन्च कर दिया। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली थिंग्स कीप ऑन चेंज। इज दैट क्लियर? सो अगेन साइंस में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइंस सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होती। अलास्का में सर 125 डिग्री में पानी बॉयल हो रहा है, सर इलाहाबाद में ना 15 डिग्री में ही बॉयल हो जा रहा है। ऐसा होता है बच्चों? ऐसा कभी नहीं होता। ओके, समझ गए बात को? तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो 2/3 क्लियर हो गया कि साइंस नहीं है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस, ये प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था ना, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, मैकजॉर्जर थ्योरीज, ढेर सारी थ्योरीज मैनेजमेंट की हैं जो अप्लाई होती हैं बच्चों रियल वर्ल्ड में। धीरे धीरे आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा। सिर्फ ये इकलौता ऐसा फीचर है साइंस का विच इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो यू कैन से दैट मैनेजमेंट इज 1/3 साइंस and in full it is a social science. In full it is a social science. तो social science और abstract science समझ गए पक्का? तो अगर आप ग्रीन के साथ येलो मिलाएंगे तो ब्लैक ही होगा, ग्रीन के साथ येलो मिलाएंगे तो ब्लैक ही होगा। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि किसी के बाल ग्रीन है तो आप उसकी सैलरी काट लीजिए, किसी के बाल ब्लैक है तो उसको ज्यादा सैलरी दे दीजिए। कैसा है? नो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ड्रेसेस पे चल रहा है। क्या स्कूल अपने टीचर्स को अलाउ करेगा कि वो शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहन के टीचर्स आ जाए? आंसर बिल्कुल भी नहीं। क्या किसी भी टीचर को, जेंट्स और लेडीज को अलाउ किया जाएगा कि सतरंगी बाल बना के आ जाए? बिल्कुल नहीं। जैसे क्रिकेटर्स क्रिकेट मैच खेलते हैं तो मुंह में क्रीम लगा लेते हैं, क्या टीचर को ऐसा अलाउ किया जाएगा? नो। क्या टीचर को काउ बॉय जीन्स और घोड़े पे आके लॉन्ग बूट्स पहन के अलाउ किया जाएगा? एक कोड है, कल्चर है। बट गूगल के ऑफिस में, समझ में आ गया, आप टी शर्ट और निक्कर पहन के भी चले जाइए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब तो सुंदर पिचाई तो पैसा बहुत बचता होगा, वो दलिद्दर नहीं आपकी तरह। समझ में आ गया? वो अच्छा इंसान है, कोट पैंट पहन के जाता है। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो काफी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहां पे ड्रेस कोड इज इंपॉर्टेंट। बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, रियल सफर्ड एग्जांपल है चिल्ड्रन। मेरे फ्रेंड का ब्रदर था सीनियर पोस्ट पे, एक दिन किसी इंप्लॉय से मिलने चला गया, सॉरी क्लाइंट से मिलने चला गया सीधे घर से, टाई उसने उस दिन नहीं बांधी थी, उसकी एक दिन की सैलरी कट गई। सोचिए, इट इज कंपलसरी। अगर आप कोक के एम्प्लॉय हैं, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं, कोक के, गलती से अगर आपको पेप्सी की दुकान पे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख लिया, गद्दारी का आपके ऊपर स्टैंप लग जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। मैकडोनल्ड्स के अगर आप एम्प्लॉय हैं, मैकडोनल्ड की ड्रेस में भी या दूसरी ड्रेस में भी अगर आप पहचान लिए गए कि बर्गर किंग या डोमिनोज, पिज्जा में जाके खबड़ खबड़ कर रहे हैं, यू विल बी फायर्ड। बट ये वो वाले एम्प्लॉयज नहीं होते जो आपको ऑर्डर लेते हैं, जो मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं। समझ में आ गया? लुफ्थांसा एयरलाइन का एम्प्लॉय है और वो कतर एयरवेज में ट्रैवल कर रहा है, गई नौकरी आपकी। समझ में आ गया? तो सर इंडियन एम्प्लॉय, इंडियन एयरवे, सॉरी इंडियन रेलवेज का एम्प्लॉय है, वंदे भारत का ड्राइवर, क्या वो कतर एयरवेज की प्लेन में नहीं उड़ सकता? नहीं, वो उड़ सकता है। समझ में आ गया? यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, काफी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अब सर स्कूल का जो टीचर, उसको अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाना है, मैनेजमेंट ना भैया तुम कहीं और ले जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगे सीट ऑक्यूपाई होगी, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? पक्का? केबीसी जिस चैनल पे आता है सोनी लिव पे, कोई भी केबीसी का, सोनी लिव का एम्प्लॉय या उसकी फैमिली केबीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, बट सब अप्लाई नहीं होते। सिचुएशन के हिसाब से वी हैव टू चेंज द थ्योरी। तो पीपल अंडरस्टूड 1/3 मैनेजमेंट इज अ साइंस, बाकी नहीं होता है। एनी क्वेरी सुफिया जी, तुषार जी, कोई भी क्वेरी किसी की भाई? समझ गए? चलिए बच्चों आगे चलें। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है बच्चों? इट इज अ साइंस और इट इज नॉट अ साइंस? इट इज अ गद्दा तकिया वाली साइंस। मतलब सॉफ्ट साइंस, इट इज अ फ्लेक्सिबल साइंस, इट इज इनएग्जैक्ट एंड इट इज अ सोशल साइंस, क्योंकि लोगों का शोषण भी किया जाता है, कम पेमेंट और पूरा काम। समझ गए? कॉर्पोरेट्स का कल्चर तो ये होता है, 1 2 3, मतलब सर 3 लोगों का काम, 2 लोगों की पगार, 1 इंसान को। समझ में आ गया? काम 3 लोग का कराएंगे, तनख्वाह 2 लोग की देंगे 1 आदमी को। इसीलिए बेचारा कॉर्पोरेट वाला 40 साल उम्र जैसे ही पास होती है, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी वगैरह 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 सारी बीमारियों से ब्याह कर लेता है ये।
समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए मैं सबको यही सजेस्ट करता हूं, ज्वाइन कॉर्पोरेट जॉब्स, बट डू नॉट डू इट लाइक योर ओन जॉब, डू इट लाइक अ जॉब ओनली। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जान की कीमत किसी भी एम्प्लॉयर की नजरों में, मैं एकदम सत्य वचन बोल रहा हूं बच्चों, इतनी है बस बच्चों, 1 मिनट 47 सेकंड, दैट्स इट। 2 मिनट का मौन होता है ना, वो एक्चुअली 1 मिनट 47 सेकंड में खत्म हो जाता है। उसमें भी लोग बेईमानी करने लग गए आजकल। यही बोलेंगे, मे द फैमिली रेस्ट इन पीस आफ्टर द पर्सन इज रेस्टिंग इन पीस, मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू द फैमिली विद बॉर्नवीटा, गुड मैसेज एंड ऑल दैट। तो बस 2 मिनट आपकी जान की कीमत है, तो ज्यादा जान देने की आपको जरूरत नहीं है किसी भी जॉब एरिया में। बड़े मोटिवेशनल लेक्चर वगैरह सब कुछ होते हैं, सब बच्चों सिर्फ आउटपुट बढ़वाने के लिए हैं। समझ में आई बात? ये ज्ञान दे रहा हूं, काम आएगा नौकरी पेशे में। और आपको भी अपने एम्प्लॉयज के साथ एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह अगर बर्ताव करेंगे, तब तो बेचारा अपनी जान देगा, वरना नहीं देगा। ओके, अद्वैत जी बड़े दुखी मन से पढ़ रहे हैं, सोचे सर तो हम तो इतने सपने बुन के आए थे, बॉर्नवीटा में जॉब करेंगे, हॉर्लिक्स में जॉब करेंगे, आपने तो पानी फेर दिया पूरे पे। चलिए, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन की मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, मिस्टर मुकेश अंबानी चाहे तो मेरे को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सीईओ बना सकते हैं, बट क्योंकि मैं उनका कजन भतीजा लगता हूं, सर कैसे? मेरे पापा भी इंडियन थे, ये भी इंडियन है, ऑल इंडियन आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ब्रदर ब्रदर चाचा ही हुए ना। बट ये कह रहे हैं नहीं सर, हम यूके की सो कॉल्ड म्यूचुअल फंड कंपनी है टेम्पलेटन फ्रैंकलिन, हम वहां के सीईओ को अपने यहां बुलवाएंगे, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस से हमारे कंपनी को आगे बढ़ाएं। अभी रिसेंटली चिल्ड्रन, आपने अगर कोटक बैंक का नाम कभी सुना हो जीवन में, तो मिस्टर वासवानी ये सिटी बैंक में सीईओ थे। कौन थे? सिटी बैंक का तो बहुत नाम है। इनको कोटक ने हायर कर लिया अपने पास। जैसे ही ये आए, इन्होंने सारे एम्प्लॉयज के लिए बोला कि सेविंग अकाउंट जिनका कोटक में है, उनको 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, 40 लाख रुपीस तक का लोन 4% पे, M4 कैटेगरी इंप्लॉइज को। ये M4 कौन होते हैं? इंप्लॉय का लेवल होता है, फर्स्ट ज्वाइनिंग पे यू आर M1, 2 साल बाद M2 एंड सो ऑन। अब 4% पे होम लोन दुनिया में कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, ताकि हमारा एम्प्लॉय अगर खुश रहेगा तो वो हमारे लिए काम ज्यादा करेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? नहीं समझे? समझ ना गया? तो अभी कोटक के काफी एम्प्लॉइज को, जहां पे G20 का वेन्यू था न्यू दिल्ली में, प्रगति मैदान में, वहीं पे इनको बुलाया गया था। सबको, सबकी मीटिंग हुई, सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, बताया गया कि भाई हम आपके लिए क्या अच्छा लाएंगे, क्या नई प्रैक्टिसेस के साथ कोटक काम करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये क्या खासियत थी इनके अंदर? तो लोगों को बताया गया कि ये सिटी बैंक के सीईओ थे। ऑब्वियस सी बात है, तो इनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कितना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे काम होता है बैंक्स का, ये भी इनको पता है। तो आप किसी नए नवेले एमबीए को आईएम से पकड़ लाएंगे, क्या उसके पास एक्सपीरियंस होगा? बिल्कुल नहीं। मेहनत वो इनसे ज्यादा कर लेगा, ये हो सकता है 8 घंटा कुर्सी पे ना बैठ पाए, 6 घंटा ऑफिस आए, वो 10 घंटा बैठेगा। बट जो सोशल कॉन्टैक्ट्स, जो कॉन्टैक्ट्स इनके थे वाइल वर्किंग इन सिटी बैंक, वो सारे के सारे फोकट में किसको मिल गए? न्यू एम्प्लॉय नहीं, कोटक वालों को मिल गए। मान लीजिए सिटी बैंक के पास इंडियन रेलवेज का अकाउंट था, अब वासवानी साहब क्या कहेंगे इंडियन रेलवेज को, भाई मैंने जॉब चेंज किया है, अब अपना अकाउंट हमारे यहाँ ले आओ, तो सारा फंड इनके यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसलिए सीनियर एम्प्लॉइज जो किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, उनको अपने यहाँ बुलवा लेते हैं, ताकि वो आएंगे तो अपने साथ बिजनेस भी लेकर आएंगे हमारा। सुंदर पिचाई को क्यों नहीं गूगल या अल्फाबेट एप्पल ज्वाइन करने को बोलता, या क्यों नहीं छुड़वाता? क्योंकि उनको पता है कि अगर सुंदर पिचाई गया तो एप्पल तो है ही बहुत बढ़िया, गूगल भी उनके साथ एक तरह से मिल जाएगा। क्रोम लाने वाले सुंदर पिचाई थे, तो गूगल से एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, समझ में आ गया? ये वहां चले गए तो कंपनी और बड़ी हो जाएगी। इसीलिए जब भी उनको एप्पल से ऑफर आता होगा, ये बोलते होंगे अच्छा सैलरी हम भी बढ़ा देते हैं। इज दैट क्लियर? इसीलिए सीनियर एम्प्लॉयज को जनरली दफा नहीं किया जाता, क्योंकि जाएंगे तो साथ में धंधा पानी भी लेके चले जाएंगे। अंडरस्टूड दिस?
अंडरस्टूड भाई? तो रीजन समझ में आ गया क्यों मिस्टर उदय कोटक जी, जो कोटक के सीईओ थे, उन्होंने अपने बेटे को सीईओ ना बना के किसी प्रोफेशनल पर्सन को लिया, बिकॉज उनका बेटा बिजनेस थोड़ा ला पाएगा, एक्सपीरियंस थोड़ा उसके बराबर इनके पास है। तो मान लीजिए दिल्ली पब्लिक स्कूल इज सेटिंग अप अ न्यू ब्रांच इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को प्रिंसिपल बनाएंगे या किसी नए एमएड किए हुए पर्सन को? एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको पता है कि कैसे बोर्ड ऑफिस में काम होता है, कैसे एफिलिएशन होता है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे टीचर्स को मोटिवेट करना है, कैसे स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज क्रिएट करनी है, बिकॉज ऑलरेडी वो 10-20 साल काम कर चुके हैं। तो मेरा स्कूल है, समझ में आ गया, मेरे पास रिश्तेदार हैं पढ़े लिखे काफी, पर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उनको प्रिंसिपल बनाऊं या किसी एक्सपीरियंस प्रिंसिपल को अपने स्कूल का प्रिंसिपल बना दूं? एक्सपीरियंस्ड। समझ में आई बात की नहीं आई? आपके घर में बर्थडे पार्टी है, किसी भी नए रसोइये को मम्मी रख लेंगी, बट घर में शादी है, टेंट लगा है घर के बाहर पार्क में, क्या किसी नए रसोइये से खाना बनवा लेंगे? हलवाई की बेटर एक्सपीरियंस्ड टीम आपको चाहिए। समझ में आ गया? वैसे तो घर में बड़ी लेडीज हैं, चाची ताई जी मौसी जी, मैनी आर देयर, बट क्या आप उनसे खाना बनवाएंगे? दे आर नॉट प्रोफेशनल, दे आर नॉट प्रोफेशनल। क्योंकि घर में आलू गोभी की सब्जी नॉर्मली बनती है, 2 घंटे गर्म नहीं हो खराब हो जाएगी। हलवाई फ्राई करके बनाता है, वो 10 घंटे भी रखी रहे खराब नहीं होगी। तो दे आर प्रोफेशनल बेसिकली। सो समझ में आ गया क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया में भी अपने बच्चों को तुरंत सीईओ क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता ही नहीं। और ये हर जगह, आप किसी भी बिजनेस के नाम लीजिए, और अगर कहीं बनाया गया तो बिजनेस बच्चों चौपट भी हो गया पूरा का। ओके, हाँ नहीं, प्रोग्रेस करना होता है सीईओ में, लाइक इट इज कि भाई मान लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जनरल मैनेजर था, ठीक है, अब उसका रिटायरमेंट होने में 2 साल बाकी हैं, उसको ऑफर आ गया आईसीआईसीआई बैंक से कि आप वहां तो जनरल मैनेजर हैं, आपको सैलरी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मिलती होगी, हम आपको 5 गुना सैलरी देंगे। क्यों? क्योंकि एसबीआई का जनरल मैनेजर इंडिया का अगर है तो उसके आरबीआई में भी कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, आरबीआई से कैसे काम होता है उसको पता होगा। समझ में आगे कि नहीं आ गया? तो हम उसको हायर कर लेते हैं, 60 साल तक तो हम जॉब दे सकते हैं, रूल्स में है। उसके बाद हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि रूल्स सेट कि भाई 60 साल में तो इंसान रिटायर हो जाता है। फिर हम उसको जो पैसे देते हैं वो सैलरी इनकम नहीं होती है, वो प्रोफेशनल इनकम होती है। क्या होती है? प्रोफेशनल की सैलरी शब्द मास्टर और सर्वेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में चलता है, तो हमने उसकी सर्विसेज ली, प्रोफेशनल इनकम उनको दे रहे हैं, हम उनको अपनी कंपनी के शेयर देते हैं। तो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि आप अगर किसी नए को रखेंगे तो शायद आपका बैंक या आपका ऑर्गेनाइजेशन जितनी तरक्की 10 साल में करेगा, एक्सपीरियंस पर्सन को रख के उतनी तरक्की 2 साल में हो जाएगी आपकी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ है, अभी शादी हुई 1-2 साल पहले, अब 1 साल बाद उनके घर में एक बच्चा हो गया, मम्मी को बुलवा लिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो लेडी अपने बच्चे को पाल नहीं पाएगी या पिताजी डॉक्टर के पास नहीं रह पाएंगे, बट जो एक्सपीरियंस नानी और दादी के पास है वो किसी के पास नहीं है। और रहते वो लोग अकेले थे बाहर, तो 6 महीना लड़की की माँ आ गई और 6 महीना लड़के की माँ आ गई। समझ में आ गया? ऐसा होता है कि नहीं होता? खोपड़े में बात गई, प्रोफेशन। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? तो ऐसा हर जगह चलता है। तो इसीलिए आप किसी भी कंपनी की बात ले लीजिए, एयरटेल वाले सुनील भारती मित्तल ने अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद कभी भी सीईओ नहीं बनाया, दे अपॉइंट देम एज असिस्टेंट डायरेक्टर। सैलरी भी ज्यादा देते हैं अपने बच्चों को, ऐसी बात नहीं है, क्या उनको सैलरी क्या जरूरत है, पूरी कंपनी उनकी अपनी है, व्हाट इट क्लियर। बट टॉप पोजीशन पे अगर रखेंगे ना तो पब्लिक का विश्वास भी कम हो जाता है। देखो नेपोटिज्म दिखा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर थे पिताजी, अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो वही जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाला हाल है वही होता पूरा। तो मार्केट नेटवर्क जो थी वो भी गड़बड़ा जाती है आपकी। फाइन, कितनी भी आप ट्रेनिंग दे दीजिए, लोगों का मुंह बंद करने की ट्रेनिंग कहां से देंगे? पब्लिक तो बकवास भौंकेगी भौंकेगी ना, कितना भी अच्छा हो। समझ में आ गया? बट अगेन जो प्रोफेशनल के अंदर बात होगी वो आपके अंदर हो ही नहीं सकती। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लाइक मुकेश अंबानी ने जब बागडोर संभाली तो सारा काम धीरू भाई अंबानी करते थे, उन्होंने किसी को सीईओ अपॉइंट नहीं किया, वो खुद ही थे मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस के। उनके बेटे ने तब तक उतना काम सीख लिया। ये जो 90s के बाद या 2000 के बाद सीईओ एमडी ये जो कल्चर आया, इसने प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाया, क्योंकि मल्टीनेशनल्स का अटैक 90s के बाद इंडिया में हुआ। तो पहले तो घर के लोग ही मैनेज कर लेते थे क्योंकि उतने एक्सपर्टाइज की जरूरत
नहीं थी, ये बाद में जरूरत पड़ी है बेसिकली। ओके, इसलिए मैनेजमेंट बाय प्रोफेशन आ गया। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन क्लास 12th, हमने इसको इतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, हमको बस एक पैराग्राफ में निपटा दिया गया था। हमको पढ़ाया गया था मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ साइंस। ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आजकल थोड़ा प्रोपेल ज्यादा हो रहा है, पहले नहीं हुआ करता था, पहले होता था एकदम नेग्लिजिबल। सो प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज, ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, लॉयर, डॉक्टर। अब मान लीजिए कि आप राम जेठमलानी की फैमिली को बिलोंग करते हैं, समझ में आ गया? राम जेठमलानी साहब तो एक केस, एक हियरिंग में ही पूरा केस निपटवा देते। अब उनका बेटा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, बट क्या वो तजुर्बा उनके बेटे या पोते के पास है जो उनके पास है? नो। तो अभी सीखना पड़ेगा। 2 साल 3 साल तो लोग लॉ में ड्राफ्टिंग सीखते हैं, जो बोलना है जज साहब के सामने पहले लिखना सीख लो। ये नहीं कि आज एलएलबी की डिग्री में लिख कल से मैं बन गया लॉयर, वही जॉली एलबी वाला लॉयर बनेंगे आप, बकवास करेंगे कोर्ट में जाके। तो 2-3 साल तक तो सिर्फ ड्राफ्टिंग सीखते हैं, लिखना सीखो, उसके बाद बोलना सीखो। तो राम जेठमलानी जी ने बोला अपने पोते को, पोते के बेटे को वगैरह वगैरह कि भाई पहले तुम ड्राफ्टिंग सीखो 2-3 साल, देखो काम होता कैसे है, फिर मेरे असिस्टेंट के साथ जो मेरे साथ 25 साल से काम कर रहा है, कोर्ट लेके चलेंगे तुमको, देखेंगे वहां बोलना कैसे है, काउंटर जवाब कैसे देना है सामने वाला वकील जब कुछ बोले। जब तुम इक्विप हो जाओगे 4-5 साल देखने के बाद, तब तुमको कोई छोटा मोटा केस देंगे, बस बड़ा केस नहीं देंगे। पता लगा टाटा और अंबानी का केस हार गए तो और बेइज्जती हो जाएगी, तो तुमको पहले 7 बहू के झगड़े वाला केस पकड़ा देते हैं, समझ में आ गया? फिर देखा जाएगा कि तुम्हारा सो कॉल्ड पैशन फॉर वर्क कैसा है। राम जेठमलानी साहब समझ गए मेरा पोता किसी लायक नहीं है, तो उससे कहेंगे लीगल फर्म खोल देता हूं, राम जेठमलानी प्राइवेट लिमिटेड, ढेर सारे लॉयर्स तुम हायर करो, वो तुम्हारा केस लड़ेंगे और तुम सिर्फ लड्डू खाओ, तुम्हें मैदान में कूदने की जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर का बेटा था, क्या बन गया उतना क्रिकेटर बड़ा? ब्रायन लारा का बेटा बन गया, सुनील गावस्कर का बेटा बन गया, तो जरूरी थोड़ा ही है। तो इनको भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, समझिए इस बात को। चलिए, नोट्स में सब लिखा है भाई, डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग, इन्वेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग। तो भाई देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या क्या है चिल्ड्रन। तो प्रोफेशन का मतलब, जो पहली गलतफहमी लोगों के अंदर आती है, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब ये नहीं है कि हम फोकट की सर्विस देंगे। सर्विस मोटिव का मतलब हम सामान नहीं बेचेंगे। आई रिपीट, हम सामान नहीं बेचेंगे, हम अपने टैलेंट के थ्रू आपको सर्व करेंगे। तो ये है सर्विस मोटिव का मतलब। स्टूडेंट्स अज्यूम सर्विस मोटिव का मतलब सेवा कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे, ऐसा नहीं है। ओके, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी इंसान को अगर डॉक्टर, लॉयर, टीचर, फटीचर कुछ भी बनना है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या एक डॉक्टर किसी दूसरे पेशेंट की बुराई किसी तीसरे से करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक एडवोकेट किसी के केस का सीक्रेट दूसरे क्लाइंट को बताएगा? कभी नहीं। तो दिस इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। गॉट इट क्लियर? एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, आपने शायद नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आपको डॉक्टर बनने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एथिकल सर्टिफिकेट साइन करना पड़ता है, तो आपको लाइसेंस मिलता है डॉक्टर बनने का, कि आप रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस, रॉन्ग मेडिकल प्रैक्टिसेस अप्लाई नहीं करेंगे। इंसान स्वस्थ था, ऑपरेशन कराने आया, 2 किडनी लगी, सोचा एक में काम हो जाए, एक निकाल के भेज दो, ये सब हरकतें करना अलाउड नहीं है। लीवर बहुत स्ट्रांग था, आधा काट के रख लिए, किसी और के लगा देंगे, इसका तो उगी जाएगा 2 महीने में, तो क्या ये सब हरकतें आप कर सकते हैं? नो। तो सीए की मेंबरशिप पढ़ने के बाद आईसीआई से मिलती है, कंपनी सेक्रेटरी की आईसीएसआई से मिलती है। ये सब हैं इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस। गॉट इट क्लियर? ऐसे ही वी हैव चिल्ड्रन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट। आप जब एडवोकेट बनते हैं, तो जब आप कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं, उससे पहले आपको बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है उस कोर्ट में एंट्री मारने का, और इसकी फीस बड़ी ज्यादा होती है, 15,000, 20,000, 25,000। ये नहीं कि 5 ईयर एलबी कर लिए, काले रंग का 5 जोड़ी कोट सिलवा लिए, डेली अलग अलग पहन के जाऊंगा, टोपा टापी लगा लिए, कॉलर लगा लिए, कोर्ट में को जज साहब हम हैं, हम बहस करने आए हैं। पहले आप बार काउंसिल में रजिस्टर होंगे, आप उसके बाद कोर्ट में जाने के लिए अलाउड होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो और नौटंकी है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए आपको, 10 साल आपका हाई कोर्ट में केस लड़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप वहां जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में तो मैक्सिमम सो कॉल्ड जजेस वगैरह ही मिलेंगे आपको, वहां एडवोकेट डायरेक्टली कंपेरेटिवली कम होते हैं। गॉट इट क्लियर? तो बिना बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के नहीं, अनुष्का जी एडवोकेट कम होते हैं मतलब डायरेक्ट वाले कम होते हैं,
मेजोरिटी जो कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं ना, ये वहां बहुत पाए जाते हैं और उन्हीं को अच्छे केसेस भी मिलते हैं। तो मैक्सिमम आप 10 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए फ्रॉम हाई कोर्ट। गॉट इट? तो ये मत सोचिएगा कि 5 ईयर लॉ पढ़ लिया तो बस हो गया, पहले बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब एक एसोसिएशन है कि अगर दुकान खोलनी है मोहल्ले में तो यहाँ पे पहले पत्ता कटाना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? क्या ऐसे बहुत हैं, बहुत हैं। हाँ, ढेर सारे हैं, ढेर सारे हैं। जैसे आपने FICCI का नाम सुना होगा, फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगर आप इसके मेंबर नहीं है और गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई काम करती है तो ये लोग आपके लिए बोलने नहीं आएंगे। जैसे वो क्या कहते हैं, यूनियंस, ट्रेड यूनियंस वगैरह नहीं होती, ऐसे बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूशन हैं। जैसे मान लिया लखनऊ में हजरतगंज एरिया है, तो वहां पे सारे दुकानदारों ने एक एसोसिएशन बना लिया कि गवर्नमेंट अगर परेशान करेगी तो हम एक स्वर में आवाज उठाएंगे। तो इट कुड बी हजरतगंज रिटेल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ लखनऊ, अगर डाउल। समझ में आ गया? तो ऐसे ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। जैसे आपके स्कूल की डिसिप्लिन कमेटी होती है, स्टूडेंट काउंसिल होती है, लाइकवाइज। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, पढ़ेंगे तभी मेंबर बनेंगे। ये नहीं सफेद कोट खरीद लिए 150 का, इंजेक्शन और वो ईयरफोन ले लिए, अब हम चेक कर रहे हैं लोगों को। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब बाय एजुकेशन ओनली यू आर अलाउड टू एंटर इनटू द प्रोफेशन। समझ गए इस बात को? चलिए इन डिटेल अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे बच्चों। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सर्विस मोटिव का मतलब दान धर्म वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ सर्विस मोटिव का मतलब वी वोंट बी ऑफरिंग गुड्स, वील बी गिविंग सर्विसेज। जैसे डॉक्टर की सर्विस, कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है। नहीं, जनरली वो इतना ही लेते हैं जितना उनको बैंक को देना होता है, दैट्स इट। वो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ही होता है, तभी वो कोऑपरेटिव है। ओके, तो इसीलिए मैंने पहले बोल दिया सर्विस मोटिव का मतलब ये मत समझिएगा सर्वे सेवाएं धर्म, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू चिल्ड्रन।